morning, all of you. और कल की क्लास में आपकी क्लास में जो है राशि के बारे में पढ़ाए थे और कल से हम लिखाना शुरू किए हैं। तो लिखाते लिखाते शायद जो कल पढ़ाए एक बार उसको हम रिवीजन करा देते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बोर्ड पर लिखा चुके हैं, आपके पास वीडियो होगा, आप YouTube से वीडियो देख सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम लिखाए थे आपके क्लास में फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो बताया थे, याद कीजिए, आप लोग याद भी किए होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो आंसर लिखाए थे कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है वह फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। अर्थात Q बराबर N इंटू यू, जहाँ Q को क्वांटिटी और N को नंबर और U को यूनिट बोलते हैं। इसके बाद इतना लिखाने के बाद बताए थे कि फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखाए थे कि वैसी राशि जो दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करते हैं अर्थात स्वतंत्र होते हैं, वह फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाते हैं। जैसे भी लिखाए थे कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं, 7 होते हैं। ये सब पढ़ा चुके हैं, एक बार प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, रिवीजन करा दे रहे हैं ताकि आपको कुछ बुझा जाए कि हाँ पढ़ाया गया, कैसे लिखाया गया। उसके बाद लिखाए थे डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? तो वैसी राशि जो दूसरे राशि पर दूसरे राशि पर निर्भर करते हैं अर्थात मूल राशि पर निर्भर करते हैं, वह फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाता है। जैसे फोर्स, वॉल्यूम, डेंसिटी, मोमेंटम, एनर्जी, पावर, etc। तो ये आपके दो परिभाषा लिखाए थे, एक क्वांटिटी क्या है, उसका क्वांटिटी का फॉर्मूला। उसका क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, एक डिराइव्ड, एक फंडामेंटल। इतना पढ़ाने के बाद टाइम हो गया था तो हम क्लास को जो है छोड़ दिए थे। अब आज इसके आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है, आज लिखिएगा कॉपी में, नीड ऑफ मेजरमेंट, ये आज का टॉपिक है। मापन की आवश्यकता। मापन की आवश्यकता, ये आज का टॉपिक है। नीड ऑफ मेजरमेंट, मापन की आवश्यकता। कल आप क्लास में बताए थे, याद कीजिए कि
लिखाए भी हैं, पढ़ाए भी हैं, समझाए भी हैं। अब उसके बाद कॉपी में नोट कराना है, तो कॉपी में आज से नोट करा है कि नीड ऑफ मेजरमेंट क्या है। तो मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अब याद कीजिए, बताए थे कि किसी भी वस्तु का मापन अनुमान बिंदु द्वारा करने से उस राशि का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। इसके लिए उस वस्तु का मापन की आवश्यकता पड़े ताकि वस्तु का क्वांटिटेटिव मान ज्ञात हो सके। लिखिएगा, यहां से लिखना, नीचे हेडिंग करना, पहले इसको हेडिंग कीजिए, उसका नीचे लिखिए। किसी राशि का मापन अनुमान विधि द्वारा करने से, किसी राशि का मापन अनुमान विधि द्वारा करने से उस राशि का संपूर्ण मान प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः उस राशि का क्वांटिटेटिव मान ज्ञात करने के लिए क्वांटिटेटिव बोलते हैं इसको हिंदी में, परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव हिंदी बोलते हैं परिमाणात्मक मान ज्ञात करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ी। इसको लिख लीजिए, ये रहा आपका नीड ऑफ मेजरमेंट, इसको छापिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा कि आप बताए थे कि क्वांटिटी मान क्यों ज्ञात किया जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है। पहले के जमाने में राशि को मापने के लिए गैस द्वारा मापा जाता था, जिससे उसका क्वांटिटी मान ज्ञात नहीं हो पाता था। इसके लिए वस्तुओं को मापने के लिए आपको मापन की आवश्यकता पड़ी। मापन की जब आवश्यकता पड़ी तो मात्रक बनाया गया। क्या बनाया गया? मात्रक। फिर मात्रक किसे कहते हैं, लिखिए, इसको मिटाइए। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट, बोलते हैं मात्रक। क्या बोलते हैं? मात्रक। मात्रक क्या है?
किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मीन्स स्टैंडर्ड का उपयोग किया जाता है। भौतिक राशि को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड मीन्स मानक का उपयोग किया जाता है जो उस राशि का मात्रक कहलाता है। ये है आपके मात्रक की परिभाषा कि भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक का उपयोग किया जाता है, स्टैंडर्ड बोलते हैं इंग्लिश में इसको, जो उस राशि क्या कहता है, मात्रक। अर्थात जो मानक का उपयोग किया जाएगा वह उस राशि क्या कहलाएगा, मात्रक। तो फिर मानक है क्या, अब इसको समझिए। जैसे 50 केजी, काम करो ना, तू ले लो, अपन हम ले लें। 50 केजी हो गया, बोले ना आप अपना। अब 50 केजी में जो ये स्टैंडर्ड जो है वो क्या है, केजी है। तो यह केजी ही उस राशि क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि भौतिक राशि को जो मापेंगे उसमें जो स्टैंडर्ड होगा वो स्टैंडर्ड उस राशि का क्या होगा, मात्रक होगा। जैसे कि 50 मीटर, अर्थात यह मीटर ही उस राशि क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। तो केजी हो गया, मीटर हो गया, 10 लीटर हो गया, ये सभी के सभी जो है उस राशि क्या कहलाएंगे, मात्रक कहलाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यूनिट के बाद है भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग किया जाता है वह मानक उस राशि का मात्रक कहलाता है। इसके बाद क्या है, अब बोर्ड पर देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद, टॉपिक का नाम है क्वालिटी ऑफ यूनिट। हिंदी बोलते हैं मात्रक के गुण। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक, क्वालिटी ऑफ यूनिट, मात्रक के गुण। अब मात्रक के क्या गुण होता है, बोर्ड पर देखिए, लिखेंगे मात्रक के गुण निम्नलिखित है। मात्रक के गुण क्या है, निम्नलिखित है। पहला है यह
परिभाषित होना चाहिए। दूसरा है ताप दाब हवा आदि भौतिक कारक से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तीसरा, यह ताप दाब हवा आदि भौतिक कारक से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तीसरा है यह सर्वमान्य होना चाहिए। चौथा है इसका मान उचित होना चाहिए। ये रहे आपके मात्रक के गुण। यह परिभाषित होना चाहिए, यह ताप दाब हवा आदि भौतिक कारक से प्रभावित नहीं होना चाहिए, यह सर्वमान्य होना चाहिए, इसका मान क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए। इट मीन्स जो परिभाषित होगा, जिसका परिभाषा होगा वो मात्रक के गुण कहलाएंगे। जो मात्रक होगा जिसकी परिभाषा ना होगा उसका मात्रक नहीं होगा। दूसरा, ये ताप दाब हवा आदि भौतिक कारक से प्रभावित होनी चाहिए, अर्थात जो वस्तु जो राशि ताप दाब हवा से प्रभावित हो जाती है उसका मात्रक नहीं होगा। यह सर्वमान्य का अर्थ हुआ यह पूरे विश्व में सभी जगहों पर इसका वैल्यू होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए। और तीसरा है इसका मान उचित होना चाहिए। इसका अर्थ हुआ इसका मान फिक्स होना चाहिए, अर्थात फिक्स का अर्थ हुआ जो फिक्स है उसका मात्रक होगा, जो फिक्स नहीं है अनफिक्स्ड है, अनंत तक फैला हुआ उसका मापन या मात्रक नहीं होता है। तो ये रहे आपके क्वालिटी ऑफ यूनिट, इट मीन्स मात्रा के गुण। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद, उस टॉपिक का नाम है बोर्ड पर देखिएगा, सिस्टम ऑफ यूनिट। मात्रक की क्वालिटी। ये रहा आपका नेक्स्ट टॉपिक, सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक की पद्धति। अब इसके बारे में तो बताए थे क्लास में। अब आज जो है ये है क्या, एक बार हम इसको बता दिए हैं। आज जो इसको लिखा है तो लिखाते वक्त आपके क्लास में एक बार पढ़ाया भी है, समझाया भी है। आज इसको पूरा लिखा देते हैं, आप देख लीजिए। मात्रक की पद्धति सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है 3 होते हैं। कितना होता है? 3। पहला क्या होता है? CGS। क्या होता है? CGS।
दूसरा क्या होता है MKS, और तीसरा क्या होता है FPS। C4 क्या होता है सेंटीमीटर, G4 ग्राम, S4 सेकेंड। तीसरा है MKS, M4 क्या होता है मीटर, K4 केजी, S4 सेकेंड। तीसरा FPS, F4 फुट, P4 पाउंड, S4 सेकेंड। ये रहा आपका सिस्टम ऑफ यूनिट 3 CGS, MKS और FPS। इस प्रतीक खोज जो है, इस सिस्टम का खोज, इन CGS खोज जो है फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रांस में। तो यह एक फ्रांसीसी पद्धति है। MKS का खोज जो क्या हुआ था अमेरिका में हुआ था। तो यह क्या है, तो यह एक अमेरिकन पद्धति है। इसका खोज कहाँ हुआ था ब्रिटेन में हुआ था। तो यह एक ब्रिटिश पद्धति है। यह सिस्टम ऑफ यूनिट, पहले इसको लिखिए उसके बाद इसको समझाते हैं। हो गया। प्रणाम जी। आई ना। तो ये 3 सिस्टम हो गए सिस्टम ऑफ यूनिट, एक CGS, दूसरा MKS और तीसरा क्या हो गया FPS। CGS जो है सेंटीमीटर के लिए यूज किया जाता है, G4 ग्राम और S किसके लिए किया जाता है सेकेंड। अर्थात फ्रांस में लंबाई का मापन जो है मेजरमेंट जो है वो सेंटीमीटर में किया जाता है, और द्रव्यमान का मापन ग्राम में, और समय का मापन किसे किया जाता है सेकेंड। तो यह सिस्टम जो है CGS का सिस्टम जो है यह फ्रांस देश में सन 1960 ईस्वी में डेवलप किया गया था, और यह मात्रक की पद्धति फ्रांस की पहली पद्धति है जिसके द्वारा राशि का मापन किया जाता है। दूसरा है MKS। MKS जो है यह मीटर के लिए यूज किया गया था, और K जो है यह केजी के लिए यूज किया गया था, और S जो है यह सेकेंड के लिए यूज किया गया था, और लंबाई मापने के लिए मीटर का, द्रव्यमान मापने के लिए केजी का, और समय मापने के लिए सेकेंड का उपयोग किया गया था। ये है आपके MKS सिस्टम में 2 नंबर सिस्टम MKS। MKS में लंबाई मीटर से, द्रव्यमान केजी से, और समय सेकेंड से मापा जाता है। और 3 नंबर है FPS। FPS का अर्थ हुआ F फॉर फुट, P फॉर पाउंड और S फॉर सेकेंड। यह ब्रिटेन का सिस्टम है। लंबाई मापने के लिए इसमें फुट का उपयोग किया गया था, और द्रव्यमान मापने के लिए पाउंड का, और समय मापने के लिए सेकेंड का उपयोग किया जाता है। तो जहाँ लंबाई मापना हो FPS में वहाँ फुट, और द्रव्यमान मापना हो तो वहाँ सेकेंड, सॉरी पाउंड, और समय मापना तो वहाँ सेकेंड का उपयोग किया जाता है। ये रहा आपका लंबाई, द्रव्यमान, समय मापने के
अलग अलग सिस्टम अलग अलग देशों द्वारा। अब आपको इसको छापने के बाद नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो टॉपिक है आपका SI यूनिट। SI का नाम सुने होंगे। अब यह सिस्टम जो है वो है SI यूनिट। ये नेक्स्ट टॉपिक है SI यूनिट। अब SI यूनिट क्या है तो याद कीजिए, बताए थे कि SI का पूरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इसका खोज सन 1960 ईस्वी में फ्रांस के सेवरस नामक स्थान पर किया गया था, जो पूरे विश्व में सन 1971 ईस्वी में लागू हुआ। लागू होने में इतना टाइम इसलिए लगा कि कोई भी देश इसे मानने के लिए तैयार नहीं था। अलग अलग सिस्टम से कोई CGS, कोई MKS, कोई FPS का उपयोग करने के दौरान यह सिस्टम पूरे विश्व में लागू नहीं था। तो एक अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम बनाया, इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया ताकि पूरे विश्व में एक समान मात्रक हो, एक समान मात्रक का यूज हो और सिस्टम जो है सुचारू रूप से चले। तो इसके लिए SI सिस्टम का प्रयोग किया गया। SI सिस्टम पूरे विश्व में अवेलेबल है। और यहाँ बल का मात्रक न्यूटन है, तो अमेरिका में भी बल का मात्रक न्यूटन होगा। तो क्या है, पहले इसको लिखा देते हैं। एक काम कीजिए, टाइम हो गया है, कल जो है आज इसको इतना ही रख देते हैं। कल जो आएंगे तो SI सिस्टम लिखाएंगे। स्लो इसलिए पढ़ा रहे हैं, नहीं तो अब तक हम इसको खत्म कर दिए रहते। स्लो पढ़ाने के पीछे पर्पस ये है कि अभी आप नए नए आए हैं, अभी 5-6 दिन पढ़ते हुए हुआ, एक ही दिन 5-6 लिखा दे तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए स्लो पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे लिखा रहे हैं, ताकि प्रत्येक बात आपको समझ में आए और आप घबराए ना, कम कम लिखाएं ताकि आपको याद भी हो जाए, आप फेयर भी कर लें और समझ में भी आ जाए। धीरे धीरे क्लास जिससे बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते जाएगा तो क्लास जो है बढ़ाते जाएंगे। अभी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आज इतना ही, टाइम हो गया है। कल फिर मिलते हैं नए क्लास में, नए वीडियो के साथ। नया टॉपिक SI यूनिट कल पढ़ाएंगे, कल लिखाएंगे, कल पढ़ाएंगे और कल कॉपी में लिखवा देंगे। तो आज इतना ही। आज ऑल द बेस्ट, थैंक यू।